हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जेटेट क्लास 6 to 8 के लिए एसएसटी से मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। सेट नंबर है 7। सब्जेक्ट है मेरा इतिहास। इससे पहले ऑलरेडी हमने 6 सेट करा रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्ले लिस्ट में भी जाके आप देख सकते हैं। जितने भी मॉडल प्रैक्टिस सेट तैयार किए गए हैं या जो तैयार किए जा रहे हैं, ये बिल्कुल जो नए सिलेबस जारी किए गए उसी के आधार पर, उसी के अकॉर्डिंग, उसी के अनुरूप क्वेश्चन को तैयार किए गए हैं। इससे क्वेश्चन आपको बिल्कुल बाहर देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, निम्नलिखित में कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर को इंगित करता है। ऑप्शंस दिए हुए खराज, खोम्स, उम्र या फिर मुक्तई। 4 ऑप्शन बताना है यहाँ पे कौन सा कथन सही है जो कि भूमि उत्पाद पर लगने वाला एक टैक्स था। तो ध्यान देना है, यहाँ पे खराज जो है ये आपका एक भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर था, ठीक है। साथ ही साथ देखेंगे कि उम्र जो था वो भी था और मुक्तई भी था, लेकिन यहाँ पे खुम्स जो है ये भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर नहीं था। ये खुम्स क्या था, तो याद रखना है, जो खुम्स या खम्स जो भी कहें, युद्ध में जो लूट होता था, यानी कि युद्ध में लूटे गए धन का 4/5 सैनिकों में बांट दिया जाता था, उसी को खम्स कहा जाता था या खुम्स कहा जाता था, ठीक है। युद्ध में लूटे गए धन जिसका 4/5 भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था उसे खुम्स या खम्स कहा जाता था। बाकी सब चीज़ों के बारे में डिटेल से पढ़ चुके हैं वन लाइनर सीरीज में, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही आंसर दिख रहा है वो कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है। 1, 3 और 4 यहाँ पे सही है, जो कि भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर था, जबकि खुम्स जो है वो युद्ध में लूटे गए धन का 4/5 सैनिकों में बांट दिया जाता था, उसे खुम्स कहा जाता था, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है, सल्तनत काल में फवाजिल का क्या अर्थ था। सल्तनत काल में फवाजिल जो वर्ड था, शब्द था, उसका क्या अर्थ होता था। ऑप्शन दिया हुआ है, पहला अभिजात वर्ग को दिया जाने वाला अतिरिक्त भुगतान, या फिर वेतन के बदले में निर्धारित मालगुजारी, या फिर सी ऑप्शन में है इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि, या डी ऑप्शन में कह रहा है कि कृषकों से की जाने वाली गैर कानूनी जबरी, यहाँ पर जबरदस्ती होना चाहिए, जबरदस्ती वसूली जो होता था वो वाला, ठीक है। तो चलिए बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। तो ध्यान रखना है, फौजिल का अर्थ होता था इक़्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि, इसे बोलते थे फाजिल, ठीक है। अतिरिक्त वैसे बोलते हैं ना, फाजिल किसे बोल सकते हैं, अपनी भाषा में बोलते थे ना, फाजिल हो गया ज़्यादा, मतलब फाजिल मतलब ज़्यादा हो जाना। तो वही जो अतिरिक्त राशि होती थी वो राशि को क्या करते थे, खजाने में जमा कर रहे थे, उसी को फाजिल कहा जाता था, ठीक है। तो इसे याद रख सकते हैं इस हिसाब से कि फाजिल हम लोग जो पढ़ते हैं अपनी भाषा में फाजिल हो गया, ठीक है। तो वही है यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं। अब सवाल है कि सल्तनत काल की 2 प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कूट से करें। सल्तनत काल की 2 प्रमुख मुद्रा था, उसको बताना है कि कौन सा यहाँ पे है, कौन था वो, दाम, जितल, रुपया या टंका। 2 मुद्राएं हैं जो सल्तनत काल में प्रमुख थी, मतलब कह सकते हैं कि वो प्रसिद्ध थी। वो 2 मुद्राओं के नाम के बारे में बताना है, कौन सी। यहाँ पे 4 दिए हुए हैं, 4 में से 2 का नाम बताना है कि कौन थे जो सल्तनत काल में मतलब कह सकते हैं कि मुद्रा प्रमुख रूप से देखने को मिलता था। तो याद रखना है यहाँ पे पहला हो जाएगा जीतल और एक हो जाएगा आपका टका, ठीक है। जीतल और टका, अर्थात यहाँ पे एक है जीतल और दूसरा है टका। तो 2, 4 ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, तो 2, 4 ऑप्शन दिख रहा है हमें। अच्छा, ऑप्शन थोड़ा सा आगे पीछे हो गए, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, ये वाला 2, 4, ठीक है। ऑप्शन थोड़ा आगे पीछे हो गए हैं, बट इसका 2 और 4 सही आंसर है। देखेंगे कि सल्तनत काल में 2 प्रमुख मुद्रा का नाम क्या है, एक जीतल था और एक टका था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सवाल है, सल्तनत काल के सिक्के टका, ससगनी एवं जीतल, देखिए हमारा नाम आ गया। सल्तनत काल के सिक्के एक था टका, ससगनी और जीतल किन धातुओं के होते थे। यहाँ पे चांदी 2 बार हो गया है, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ भी मिस टाइपिंग हुआ है। बाकी हम देख सकते हैं आगे, चांदी तांबा दिया है, सोना चांदी तांबा, ये चांदी जस्ता तांबा दिया है, या फिर सोना जस्ता तांबा। क्या होगा इसका सही आंसर। तो ध्यान रखना है, पहला ऑप्शन ही सही है, ठीक है। यहाँ पे चांदी एक ही बार होगा, 2 बार नहीं, सिर्फ चांदी और तांबा के बने होते थे। सल्तनत काल के जो सिक्के होते थे वो चांदी या तो तांबा से बने होते थे। तो ये याद रखना है, चांदी या तांबा, ठीक है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला सवाल लेते हैं।
अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था, बलबन ने करवाया, या फिर अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, या फिर डी ऑप्शन फिरोज तुगलक ने करवाया था? तो ध्यान रखना है, अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला सवाल लेते हैं। निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया? सवाल है, निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, या फिर सिकंदर लोदी? इस सवाल में ना थोड़ा सा, जब भी आप एग्ज़ाम दें तो थोड़ा सा सोच समझ कर दें। एक्चुअली में क्या था कि ये जो आपका कुतुब मीनार है वो 5 मंजिला है। कितना? ये 5 मंजिला है। कुछ इस तरीके से हम बना देते हैं, कुछ ऐसा देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, कुछ इस तरीके से 5 मंजिला बना हुआ है। ठीक है, ठीक है, एक तल्ला इस तरह से हम कर सकते हैं, 5 मंजिला बना हुआ था। ठीक है, तो आसानी के लिए हम ये बता दे रहे हैं कि यहाँ से जब इसकी शुरुआत किसने करवाई थी, तो ये ध्यान रखना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 ईस्वी में से शुरुआत की थी, यानी कि इसका आधारशिला रखी थी। ठीक है, कब कब रखी थी? 1193 ईस्वी में कुतुब मीनार की जो शुरुआत रखी थी, यानी कि आधारशिला रखी थी, वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। ठीक है, इसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। जब मृत्यु होती है तो इसके बाद फिर देखेंगे कि 3 मंजिला इसके बाद जो बचता है, 3 मंजिला और जो था उसका निर्माण कौन करवाते हैं? उसके बाद 3 मंजिला और निर्माण करवाते हैं इल्तुतमिश। ठीक है, जो अंतिम मंजिला बचता है उसके बाद देखेंगे उसमें आग भी लग जाता है, तो उसके बाद फिनिश करके जो 5वां मंजिला है वो जो फिनिश करवाते हैं वो करवाते हैं फिरोज शाह तुगलक। तो ध्यान यहाँ रखना है कि सवाल किस तरह से पूछा जा रहा है। ठीक है, अगर आधारशिला किसने रखी तो इसका आंसर सही होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। लेकिन इसके बाद देखें 3 मंजिला कौन बनवाया था? तो बनवाया था वो ये इल्तुतमिश बनवाया था। ठीक है, लेकिन जो फाइनल है, जो 5वीं मंजिला है, उसको किसने बनवाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया। तो ये ध्यान रखिएगा कि सवाल किस तरह से पूछ रहा है, आधारशिला पूछ रहा है या उसके बाद ये 3 मंजिला कौन बनवाया, और फिर अंतिम मंजिला कौन बनवाया। तो इस तरह के सवाल अगर ध्यान से पढ़िएगा कि क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए, तो ध्यान रखना है ये 5 मंजिला है। 5 मंजिलों से आधारशिला किसने रखी थी? ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी, लेकिन उनकी मृत्यु हो जाती है 1193 में। इस बार फिर देखेंगे, माफ़ कीजिएगा, 1193 में शुरुआत करवाते हैं, शुरू करवाते हैं वो। ठीक है, 1193 से शुरुआत करवाते हैं। आधारशिला कब रखी गई थी? 1193 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद देखेंगे इसमें इल्तुतमिश क्या करता है, जो बचा हुआ रहता है उसको गद्दी पर बैठता है, तो इसके बाद फिर ये बनवाता है 3 मंजिला। इसके बाद 1 मंजिल जो बच जाता है वो फाइनली फिर देखेंगे, इसमें आग भी लग जाता है वैसे। फिर बाद में जाकर देखेंगे फिरोज शाह तुगलक इसको फाइनल करता है, 5वीं मंजिला बनाता है। तो इसका सही आंसर सी ऑप्शन है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था उसका नाम क्या है? ये पूछ रहा है आपसे। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था उसका नाम क्या है? हुमायूं का मकबरा, बलबन का मकबरा, या फिर ऐबक का मकबरा, या फिर अलाउद्दीन का मकबरा? सही आंसर होगा बलबन का मकबरा। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा, भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था वो कौन सा मकबरा था? बलबन का मकबरा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार करें। पहला दिया है तुगलकाबाद किला, लोधी गार्डन, कुतुब मीनार, फतेहपुर सीकरी। सही कालानुक्रम क्रम जिसने इसका निर्माण हुआ, यानी कि इसको बताना है कि सबसे पहले कौन बना, उसके बाद फिर कौन, इस तरीके से क्रम सबको यहाँ पे बतानी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, क्रम लगाते हैं। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे कौन सा बना था? कुतुब मीनार बना था। ठीक है, तो ये हमारा पहले नंबर पर आएगा। ठीक है, कुतुब मीनार पहले नंबर बना था। इसके बाद फिर देखेंगे बना था तुगलकाबाद किला। ठीक है, इसके बाद फिर बना था आपका यहाँ पे लोधी गार्डन, और अंत में बना था फतेहपुर सीकरी, क्योंकि ये देखेंगे मुगल काल से संबंधित है। बाकी ऊपर देखेंगे सभी ये दिल्ली सल्तनत का था। ठीक है, तो सबसे लास्ट में फतेहपुर सीकरी देखने को मिलेगा। तो यहाँ से हो जाएगा आपका तीसरा पहला। ठीक है, तीसरा पहला कहाँ दिख रहा है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। आपका तीसरा पहला हो गया, तीसरा पहला, और उसके बाद फिर दूसरा चौथा। तो दूसरा चौथा दिख रहा है आपको कहाँ पे? बी ऑप्शन में। ठीक है ना, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, कोई इशू नहीं होना चाहिए यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं। चित्तौड़ का कृति स्तंभ निर्मित हुआ था किस शासनकाल में?
राणा कुंभा के, राणा हम्बीर के, राणा रतन सिंह के या राणा संग्राम सिंह के। चित्तौड़ का जो कीर्ति स्तंभ है वो निर्मित हुआ था किस काल में हुआ था, ये आपसे पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, चित्तौड़ का कीर्ति जो स्तंभ है वो राणा कुंभा के शासनकाल में निर्मित हुआ था। ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई थी। ब्रजभाषा, अवधी या फिर खड़ी बोली या फिर भोजपुरी। आसान सा सवाल है ये भी, कई बार आप एग्जाम में देखे होंगे या फिर पढ़े होंगे। खड़ी बोली इसका सही आंसर होगा। अमीर खुसरो ने खड़ी बोली के विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई थी, ये आपको याद रखना चाहिए। अगला सवाल लेते हैं, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ही, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो देखेंगे कि दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। ठीक है, ये ऑप्शन सही है यहाँ पे। अगला सवाल है, नई फारसी काव्य शैली सबा के हिंदी क्या है। सबा के हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता कौन थे। जियाउद्दीन बर्नी, अफीक इसामी या फिर अमीर खुसरो। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है डी ऑप्शन, आमिर खुसरो। क्या हो जाएगा, आमिर खुसरो। आमिर खुसरो ही देखेंगे कि नई फारसी काव्य शैली सबा के हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे। डी ऑप्शन सही है यहाँ पे। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या दे रखा है पहला कथन में कि हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब नौरस इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखा गया है। ठीक है, हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब नौरस इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के द्वारा लिखा गया है। सेकेंड कह रहा है कि भारत में कव्वाली से जानी जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप से आरंभकर्ता आमिर खुसरो थे। बताना है कौन सा कथन यहाँ पे सही है। ठीक है, केवल 1, केवल 2, दोनों 1 और 2 या फिर दोनों में से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे कि अपने आप में दोनों क्वेश्चन क्या बिल्कुल सही है। ठीक है, पहला दूसरा दोनों सही है। हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों की जो संग्रह है किताब नौरस, ध्यान रखना है किताब नौरस एक किताब का नाम है। ठीक है, इसमें से देखेंगे कि इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने इसको लिखा है। ठीक है, जिसमें हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा की गई है इसमें। और साथ में भारत में जो कव्वाली है तो इसमें जो है कव्वाली से जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक जो रूप के आरंभ करते हैं वो कौन है, अमीर खुसरो हैं। तो ये भी कथन सही है। अगला लेते हैं, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में होता था। सवाल है पूछ रहा है आपसे कि अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में होता था, किस लिए होता था। अपभ्रंश का क्या अर्थ है। ठीक है, पहला दिया है कि राजपूतों में से जातिच्युत लोगों को इंगित करने के लिए, या फिर वैदिक कर्म कांडों के त्याग को इंगित करने के लिए यहाँ पे 2 बार हो गया है, ये नहीं है, इंगित करने के लिए, कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूपों को इंगित करने के लिए, या फिर संस्कृतेतर छंदों को इंगित करने के लिए। तो ध्यान रखिएगा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूपों को इंगित करने के लिए। ठीक है, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में क्यों होता था, कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूपों को इंगित करने के लिए। तो सी ऑप्शन सही है। अगला सवाल है, लाख बख्श की उपाधि किसे दी गई। क्या है सवाल, लाख बख्श की उपाधि किसे दी गई। इल्तुतमिश को दी गई थी, या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी, जबकि अलाउद्दीन, या फिर सी ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी को दी गई थी, या फिर डी ऑप्शन फिरोज तुगलक को दिया गया था। तो सही आंसर है यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। और आप जानते होंगे कि ये आपका मामलुक वंश या गुलाम वंश का संस्थापक भी था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए आगे देखते हैं, दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसने अपने संस्मरण लिखे। ठीक है, पूछ रहे हैं आपसे कि दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसने अपने संस्मरण खुद लिखे थे। इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिर फिरोज तुगलक। ये भी आसान सवाल है, ध्यान रखना है, फिरोज तुगलक इसका सही आंसर है। ठीक है, फिरोज तुगलक। दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसने अपने संस्मरण लिखे, तो वो था फिरोज तुगलक। ठीक है, अगला सवाल है, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया था, किसने किया था।
भारत में पोलो जो खेल है उसका प्रचलन किसने किया था? यूनानियों ने, अंग्रेजों ने, तुर्कों ने या फिर मुगलों ने? सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, तुर्कों ने। ठीक है, तुर्कों ने क्या किया था, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कुछ सूची 1 और या सूची 2 दिया है, हम लोगों को यहाँ पे मैच करना है और उस मैच के हिसाब से ये जो कूट दिया है उसको मिलान करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलान कर लेते हैं। सबसे पहला फिरोज शाह तुगलक किससे संबंधित होगा? दीवाने रियासत से या नौरोज से या फिर नहरों का निर्माण से या फिर सर थॉमस से? बताइए किससे संबंधित हो सकता है ये। तो देखेंगे यहाँ पे सबसे पहला जो आपका फिरोज तुगलक है इसका संबंध है नहरों के निर्माण से। ठीक है, तो नहरों का निर्माण यहाँ पे है ये वाला नहरों का निर्माण। ठीक, इस बाद हम लोग बात कर लेते हैं बलबन के बारे में। तो बलबन के बारे में सबको पता होगा कि ये नौरोज जो होता है इसका से संबंध है इनका। ठीक है, बलबन से। इसके बाद है अलाउद्दीन। तो अलाउद्दीन बताइए क्या होगा इसका। तो ध्यान रखना है अलाउद्दीन का संबंध हो जाएगा दीवान ए रियासत से संबंधित है, जबकि जहांगीर के कार्यकाल देखें तो सर थॉमस आया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर दिख रहा है वो बी ऑप्शन बिल्कुल सही दिख रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आप पूछ रहे हैं यहाँ पे निम्न व्यक्तियों ने भारत में विभिन्न समय पर राज किया, उनके राज्य के सही कालक्रम का नीचे दिए गए कूट की सहायता से चयन कीजिए। पहला शेर शाह दे रखा है, दूसरा अकबर है, फिर अलाउद्दीन खिलजी है, फिर अजय सुल्तान है। ठीक है, तो आसान से सवाल दिख रहे हैं। ठीक है, कम से कम इतना तो पता होना चाहिए इसमें कि यहाँ पे अकबर और शेर शाह जो है दोनों मुगल काल से संबंधित हैं, जबकि अलाउद्दीन खिलजी और अजय सुल्तान ये दोनों किससे संबंधित हैं? ये आपका दिल्ली सल्तनत से संबंधित है। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत पहले आई थी, तो इसका मतलब है कि 3 और 4 पहले आएगा और 1 2 बाद में आएगा। अब इसमें से देखना होगा कि ये दोनों में आगे पीछे कौन होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले में अलाउद्दीन खिलजी और अजय सुल्तान। ठीक है, तो इसमें से पहले कौन आया था ये बताइए, अब सोचिए ज़रा। तो जब मेरा वन लाइनर सीरीज देखे होंगे तो वहाँ पे आप देखे होंगे कि जो हमने बताया था वहाँ पे कि अलाउद्दीन खिलजी जो है वो खिलजी वंश का शासक था। ठीक है, ठीक है ना, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जिसका संस्थापक थे। ठीक है, तो ये खिलजी वंश से संबंधित है और खिलजी वंश से पहले आया था हमारा मामलुक वंश या फिर गुलाम वंश, और उसी का देखेंगे एक शासक थी रजिया सुल्तान। ठीक है, तो रजिया सुल्तान पहले आएंगी, इसके बाद फिर अलाउद्दीन खिलजी आएगा, तो 4 3 तो पहले हो जाएगा। अब ये दोनों के बारे में बात करते हैं। यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले मुगल काल से दोनों संबंधित है, उसमें से देखेंगे कि बाबर उसके संस्थापक रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हुमायूं आते हैं, हुमायूं के बाद फिर देखेंगे उसको पराजित किया था ना, पराजित करने के बाद शेरशाह कुछ समय के लिए रहते हैं, 5 साल 6 साल राज करते हैं, तो फिर शेरशाह आएगा, उसके बाद फिर अकबर बाद में आएंगे। तो इसका मतलब है कि पहला शेरशाह होगा, उसके बाद फिर शासन देखने को मिलेगा अकबर का। तो 4 3 1 2 यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे 4 3 1 2 जो दिख रहा ऑप्शन वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यदि समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत भी अगर आइडिया लगा सकते हैं तो लगा लें, तो खुद भी आप इसको आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल लेते हैं। अब यहाँ दिया हुआ है सूची 1 और जो है सूची 2 दिया हुआ है, फिर यहाँ पे सुमेल करना है, उसके आधार पर हम लोग को यहाँ पे आंसर देना है। तो सबसे पहला है अकबर। अकबर किससे संबंधित है? मोहम्मद तुगलक, इल्तुतमिश और शेर शाह। तो चलिए फिर मिलाते हैं हम लोग। सबसे पहला है अकबर, तो देखेंगे अकबर का संबंधित है आईने 10 साला से। ठीक है, किससे संबंधित है? अकबर का संबंध हो जाएगा आईने 10 साला से। तो यहाँ पे इसको मिला लेते हैं। ठीक है, इस बात से देखते हैं मोहम्मद तुगलक। तो ये मोहम्मद तुगलक का संबंध हो जाएगा आपका प्रत्येक मुद्रा से। ठीक है, सांकेतिक मुद्रा चलाने का इन्हीं को जाता है श्रेय, तो ये हो जाएगा इनका। इस बार बात करें इल्तुतमिश के बारे में, तो इनका हो जाएगा चहलगानी आमिर से। ठीक है ना, इस बात है शेर शाह, तो ये हो जाएगा सड़क आजम से, यानी कि जानते ही हम लोग कि जीटी रोड वगैरह जो बनवाने का जो काम किए थे, है ना, याद होगा। तो ये चला जाएगा डी का 1 से। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए बी सी और एक है डी। ए का हो जाएगा आपका 3। ठीक है, और बी का हो जाएगा आपका यहाँ पे, बी का है आपका 4, है ना, और सी का हो जाएगा यहाँ पे 2 और डी का हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये सही मैच है यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे सवाल देखते हैं। फिर से हम लोग को यहाँ पे मैच ही करना है सूची 1 को सूची 2 से। ठीक है, तो इधर प्लासी का युद्ध, कलिंग का युद्ध, घाटी का युद्ध दिया हुआ है। ठीक है, ये घाटी मतलब कि हल्दी घाटी का होगा। ठीक है, थोड़ा सा मिस टाइपिंग होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये हल्दी घाटी होगा। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध और तराइन का युद्ध। तो चलिए मैच कर लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में हुआ था।
जबकि कलिंग युद्ध हुआ था ये अशोक के टाइम में 261 ईसा पूर्व में हुआ था। जबकि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी में। जबकि त्राइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, ठीक है, त्राइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में। जबकि त्राइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में, ठीक है। तो यहाँ मैच कर लेते हैं। तो देख लीजिए ए बी सी और इधर है डी। ए का हो जाएगा आपका 4, बी का हो जाएगा आपका 1, सी का हो जाएगा आपका 2 और डी का हो जाएगा आपका 3, ठीक है। अगर इस तरह से कोई मैच यहाँ दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर ये आपका सही है। वैसे देख लेते हैं एक बार। ए का 4 यहाँ पे दिख रहा है लास्ट में, बी का 1, सी का 2, देखिए यहाँ मैच नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो मतलब ये सही है। एक्चुअली में क्या है, कॉपी पेस्ट कर दिया गया है जिसकी वजह से मैच नहीं कर रहा, लेकिन आपको ये चलना है कि सही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सवाल अब है कि जौनपुर नगर निम्नलिखित की स्मृति में स्थापित किया गया था। किसके स्मृति में जौनपुर नगर को स्थापित किया गया था? सीधा सा सवाल। गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, या फिर फिरोज शाह, या फिर अकबर। सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, बी ऑप्शन सही है यहाँ पे। अगला सवाल ले लेते हैं। यहाँ सवाल है, निम्न स्थानों में से किस भारत का सिराज कहा जाता था? ठीक है, निम्न स्थानों में से किस से भारत का सिराज कहा जाता था? ठीक है, आगरा, इलाहाबाद, जौनपुर या लखनऊ। सिराज में तालब सा होता है, सिराज कहा जाता था। आगरा, इलाहाबाद, जौनपुर या लखनऊ। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन, जौनपुर। ठीक है, भारत सिराज किसे कहा जाता था? ये जौनपुर को कहा जाता था। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, किस तुगलक वंश ने अपनी आत्मकथा फुतुहात-ए फिरोज शाही की रचना की थी? बताना है किस तुगलक वंश ने अपनी आत्मकथा फुतुहात-ए फिरोज शाही की रचना की थी? इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या फिर गयासुद्दीन तुगलक। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका फिरोज तुगलक, अर्थात यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, फिरोज तुगलक इसका सही आंसर है। ध्यान रखना है, फुतुहात फिरोज शाही की रचना किसने की थी? तो फिरोज तुगलक ने की थी। बाकी यहाँ पे जो गयासुद्दीन तुगलक है ये तुगलक वंश का संस्थापक था। ठीक है, ये तुगलक वंश का संस्थापक था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और आज का अंतिम प्रश्न ले लेते हैं। इधर दिया हुआ है सूची 1 और इधर दिया है सूची 2। मैच करना है यहाँ भी। आदिल शाही, कुतुब शाही, निजाम शाही, सरकी शाही, ये किस स्थान से संबंधित है, आपको यहाँ पे मैच करके बताना है। ठीक है, तो चलिए मैच कर लेते हैं। तो पहला लिखा हुआ है आदिल शाही। ठीक है, क्या दिया हुआ है? आदिल शाही। तो आदिल शाही जो है, आदिल शाही का जो हो जाएगा वो होगा आपका जौनपुर। ठीक है, अभी हमने देखा था ना यहाँ पे आदिल शाही संबंधित था, शायद नहीं था ना, चलिए कोई बात नहीं है। आदिल शाही का संबंध हो जाएगा जौनपुर से। ठीक है, इसके बाद फिर है कुतुब शाही, तो ये हो जाएगा गोलकुंडा से संबंधित। जबकि निजाम शाही का संबंधित हो जाएगा आपका यहाँ पे हैदराबाद। निजाम शाही एक शायद निजाम दिन करके कुछ ट्रेन में चलती है जो हैदराबाद जाती हैं, वो भी याद होगा आपको। तो ये निजाम शाही हैदराबाद से संबंधित है। जबकि सरकी शाही संबंध हो जाएगा आपका बीजापुर से। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे सही जो मैच हो रहा है यहाँ पे वो डी लग रहा है। क्या ए का 4? हाँ ठीक है, डी लग रहा है यहाँ पे सही है। देख लीजिएगा, इसे मैच कर लीजिएगा, लेकिन हम यहाँ पे लिख देते हैं फ्रेश होकर के। ए बी सी और डी। ए का हो जाएगा आपका 4। ठीक है, ए का हो जाएगा 4, ठीक है ना, ए का 4। इसको फिर से मैच कर लेते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा है मुझे। देखिए पहला तो निजाम सही हैदराबाद सही है ये, ठीक है, निजाम सही हैदराबाद बिल्कुल सही हो जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, सी का यहाँ पे 1 बिल्कुल सही मैच होगा। ठीक है, इसके बाद फिर देखेंगे यहाँ पे आपका जो क्या है, कुतुब शाही है ना। तो कुतुब शाही देखेंगे यहाँ पे जो है ये आपका गोलकुंडा से संबंधित है, ये तो सही है। ठीक है, कुतुब शाही का हो जाएगा गोलकुंडा, ठीक है ना। इसके बाद फिर देखेंगे आदिल शाही जो है, आदिल शाही का संबंध होगा बीजापुर से। ठीक है, ये यहाँ पे गलत हुआ था। आदिल शाही का संबंध होगा बीजापुर से, जबकि सरकी शाही जो है ये जौनपुर से संबंधित है। ठीक है, तो अब मैच कर लेते हैं। ए का हो जाएगा यहाँ पे 2, बी का हो जाएगा 3, सी का हो जाएगा 1 और डी का हो जाएगा यहाँ पे 4। ठीक है, तो ये सही मैच है यहाँ पे। ठीक है, तो ए का 2, बी का 3, सी का 1 और यहाँ डी का 4। तो शायद ऐसे लग रहा है यहाँ पे सी सही होगा, तो एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, एक बार सही मैच कर लीजिएगा, लेकिन ये मैच आपका बिल्कुल यहाँ पे सही है। ठीक है, ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 MCQ
अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे हम पूरे समाज अध्ययन का टोटल जो टॉपिक वाइज है वो हम आपको कवर कराने वाले हैं, ठीक है। तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बस बने रहिए मेरे चैनल पर, आपको हर एक चीज़ आपको हम देने वाले हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।